नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वेद एग्जाम पर। और आज देख रहे हैं दोस्तों हम लोग हेल्थ एजुकेशन से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं आपके लिए अभी जस्ट सॉल्व पेपर के फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें कि पार्ट ए, बी और सी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सेक्शन ए के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन भी आपके साथ में शेयर किया। अब सेक्शन सी से और सेक्शन बी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न और आप जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम किन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इन क्वेश्चन को तैयार करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे दोस्तों, जो अगर लगता हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पे आप नहीं हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप अपने सुझाव और अपने कमेंट्स दें और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के बारे में हमें गाइड करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। आपको भी इस प्रश्न का इंतजार होगा, मुझे पूरी तरह से पता है। तो आइए देखते हैं। कंटेंट यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं जस्ट स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। कंटेंट को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। तो बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अल्पकालीन और दीर्घकालीन। जो बहुत सारे कारक हैं जो कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। तो ये कुछ प्रभावशाली जो कारक हैं उनके बारे में यहाँ पर जान लें। सबसे पहला कारक हो सकता है अनुवांशिकता। आपको पता है दोस्तों कि अगर बच्चों का जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं अपने माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुणों पर भी निर्भर करता है। अगर माता पिता से किसी प्रकार की बीमारी जो है बच्चे को मिली है, बच्चे के अंदर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, या फिर आप देखते होंगे बच्चों में रतौंधी जैसी, पायरिया जैसी, या इस तरह की बहुत सारी बीमारियां माता पिता से भी बच्चों में आ जाती। तो जो अनुवांशिक गुण हैं और अनुवांशिक बीमारियां जो अगर कहीं माता पिता से बच्चों को मिली हैं तो ये भी बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल। देखिए, माता जब गर्भ धारण करती हैं उस दौरान से और जब तक बच्चे का जन्म हो जाता है उस प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार से माता को किसी प्रकार की समस्या हो, माता के स्वास्थ्य या उसकी जीवन शैली में कुछ ऐसा हो जो कि माता के स्वास्थ्य को ही नकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप से अफेक्ट कर रहा हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का कारण बनता है। और जिससे जो बच्चा होता है, जिसका जन्म होता है, जो शैशव अवस्था में होता है जब, तो उसके शारीरिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। उसका शारीरिक, मानसिक और शारीरिक विकास के साथ मानसिक और व्यक्तिगत विकास भी है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसके अलावा पोषण भी बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। जिन बच्चों को पर्याप्त पोषण, पर्याप्त संतुलित भोजन मिलता है, उनका विकास, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास अच्छा होता है। जिन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है या फिर भोजन मिलता है लेकिन वो पर्याप्त संतुलित नहीं होता है, जिसे हम संतुलित भोजन कहते हैं, अगर उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि विटामिन, खनिज, मिनरल, आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें अगर आपके खाद्य पदार्थ में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका शारीरिक विकास जो है थम जाता है, रुक जाता है, आप कुपोषण का शिकार होते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियाँ, अगर नियमित शारीरिक गतिविधियों में बच्चे अपने आप को शामिल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनकी शारीरिक गतिविधियों के कारण उनका संपूर्ण शरीर जो है स्वस्थ बना रहता है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ लचीली होती हैं, हृदय संबंधी जितने भी बीमारियाँ होती हैं काफ़ी दूर रहती हैं और समय के साथ में संतुलित तरीके से बच्चे का विकास होता है। मधुमेह, मोटापा, हृदय संबंधी रोग या पुरानी बीमारियों जैसे खतरे जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे कि भौतिक वातावरण, जिस भी भौतिक वातावरण में बच्चे का विकास हो रहा होता है वो सब चीज़ें, हवा, पानी, जल, प्रदूषण, विषाक्त पदार्थ, निष्क्रिय धुआं, शीशा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी बच्चे के विकास को, बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं टॉपिक को ठीक से समझा नहीं रहा। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि मैं चीज़ों को आपको ब्रीफ करता हुआ बता दूँ, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन वर्क करें और समय बहुत ही कम है। टीकाकरण,
टीकाकरण भी, अगर बच्चों को पर्याप्त समय पे, उचित समय पे पर्याप्त टीका दे दिया जाए, जैसे कि पोलियो का, खसरे का, डीपीटी का, तो बच्चों में बहुत सारी बीमारियां जो होने की संभावना रहती है वो नहीं होती। स्वास्थ्य का देखभाल घर पर, परिवार पर और विद्यालय स्तर पर जब बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनकी निगरानी रखी जाए, उनके स्वास्थ्य में आने वाले किसी प्रकार के बदलाव को देखा जाए, उनकी देखभाल की जाए, उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए, बीमारियां हों तो डॉक्टरी परामर्श लिया जाए, अगर इस तरह की बातें की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को हम अच्छा वातावरण दे सकते हैं। बच्चों के पारिवारिक और आर्थिक परिवेश भी कहीं न कहीं उनके विकास को अवरुद्ध करते हैं, क्योंकि जब आर्थिक रूप से परिवार कमज़ोर होगा या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा होगा तो कहीं न कहीं बच्चे के पोषण संबंधित जो जिम्मेदारी होती है उसका भी ठीक से निर्वाह नहीं हो पाता। बच्चे की स्वास्थ्य संबंधित देखभाल, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, सुरक्षित आवास की व्यवस्था या वैसे सभी आवश्यक संसाधन जो कि बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है, शायद बच्चे को नहीं मिल पाते और कहीं न कहीं उसका विकास अवरुद्ध होता है। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन, प्रेम, स्नेह, आपसी सम्मान, अपनत्व की भावना जब समाज में दोस्तों से मिलती है, परिवार वालों से मिलती है, अपने आसपास के लोगों से मिलती है तो वो हमारे शरीर को भी पुष्ट करता है, मन को भी तैयार करता है। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा के माध्यम और जागरूकता ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति को अपने प्रति जानने में, समझने में कि किस प्रकार से वह स्वस्थ रह सकता है, किस प्रकार से अच्छी आदतें अपना सकता है, किस प्रकार से वो समय समय पर जो है टीकाकरण करा सकता है, अच्छी आदतों के अलावा अच्छा भोजन कर सकता है। ये सारी जानकारियाँ जो है आपको शिक्षा के माध्यम से मिलती है। तो कई बार जो है शिक्षा और जागरूकता की कमी या शिक्षा और जागरूकता होने से बच्चे के स्वास्थ्य पर आप सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कॉजेस एंड मेथड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, वैश्विक तापमान के बढ़ने की जो बात होती है इसके ऊपर जब प्रश्न आया है तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं, आप जस्ट इनको चेक कर लीजिए। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण एवं रोकथाम के उपाय। देखिए, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम जानते हैं। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक उत्सर्जन होती है तो ये गैसें सूर्य की गर्मी को सोखती हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह बढ़ने लगता है, जिससे विभिन्न पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आप ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के जो भी कारण है, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हो, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, ईंधन के जलने से धुआं हो, जो भी स्रोत हैं उनको आपको उनका समाधान करना पड़ेगा, उन स्रोतों को कम करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपको पता है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का उत्सर्जन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सब चीज़ें जब वातावरण में आती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नवीनीकरण ऊर्जा में पर अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि कम करना है तो हमें कुछ उपाय लेने पड़ेंगे, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा में परिवर्तन। वर्तमान जो ईंधन के साधन हैं जैसे कि जीवाश्म को जलाकर कोयला, पेट्रोल, डीजल या लकड़ी को जलाते हैं, इससे बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में उत्सर्जित होता है। अगर हम ऐसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों के ऊपर ध्यान दें या उनका विकास करने का प्रयास करें जिसमें धुआं कम उठता हो और जो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हों, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, इससे प्रदूषण कम होता है और हमारे वातावरण को लाभ मिलता है। ऊर्जा दक्षता, देखिए विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इसमें इंसोलेशन में सुधार, यानी कि जो बहुत सारा ईंधन बर्बाद होता है, अगर ऊर्जा की बर्बादी को हम कम करें तो कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा जो ईंधन जल रहा है उसको कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रदूषण को भी कम करते हैं। सतत परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, साइकिल चलाना और पैदल चलने जैसे बहुत सारी अच्छी आदतें हम अपना सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण के जो भी कारक है जैसे कि मोटर गाड़ी चलना या फिर जो अलग स्रोत है जिनमें कि प्रदूषण होता है उनको भी हम कम कर सकते हैं। अपने अपने स्तर पर भी हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वनों का संरक्षण करना, उनको कटाई से बचाना, जो वन छोटे हो गए हैं, कम हो गए, उनको नए नए वृक्ष लगाकर और सघन करना, वृक्षों के जो आवरण है उसको बढ़ाना, इस तरह के प्रयास करके भी हम वातावरण को प्रदूषित होने से और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। सतत कृषि पद्धतियाँ, देखिए जो वर्तमान में वैज्ञानिक तरीके से कृषि हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए जो है प्रदूषण का कारण होता है। तो
पारंपरिक तरीके से, जिसमें कि प्रदूषण कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो, वैसे तकनीक, वैसे मशीन, वैसे यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सही प्रकार से अपशिष्ट प्रबंधन करना सीख जाएं तो भी हम रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और लैंडफिलिंग के माध्यम से जो गैसेस निकलती है, खासतौर पे मीथेन वगैरह जैसे निकलती है, उनका हम सही से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत सारी नीतियाँ बनाई गई हैं, जो नियम बनाए गए, उनको समझना और आपसी सहयोग के माध्यम से हम जो है पर्यावरण के संतुलन को बना सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ग्रीन हाउस गैसेस कम उत्सर्जित हो और ग्लोबल वार्मिंग को हम नियंत्रित कर सकें या कम से कम कर सकें। अब आता है प्रश्न कि डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ परफॉर्म अंडर स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो देखिए क्या क्या करते हैं। हेल्थ का असेसमेंट करते हैं, फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर की व्यवस्था करते हैं, मेडिकेशन की व्यवस्था करते हैं हम लोग। अगर विद्यालय में छात्रों को किसी प्रकार की बीमारी है तो उसकी रोकथाम संबंधित, उसकी जांच संबंधित हमें व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय स्तर पर लगातार और अच्छे प्रकार से हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, उसको चलाया जाना चाहिए। बच्चों में इम्यूनाइजेशन जो होता है, यानी कि टीकाकरण जो होता है, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि सभी बच्चे टीकाकरण प्राप्त किए हुए हैं और वो स्वस्थ हैं। बहुत सारे हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेन्स रन कर सकते हैं जिससे कि समाज में और बच्चों में आ सकता है जागरूकता उनके स्वास्थ्य के प्रति। क्राइसिस रिस्पॉन्स, पॉलिसी डेवलपमेंट, ऐसे पॉलिसी बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं जो कि स्कूल में छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना लाए, उनको जागरूक करें। बहुत सारे नियम बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप देख लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं जस्ट स्क्रॉल ही कर देता हूँ, क्वेश्चंस को आपको बता देता हूँ। बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों, तो आप प्लीज़ इनको देखिएगा। वाई डाइट ऑफ इन्फेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द डाइट ऑफ एडल्ट। देखिए, वयस्कों का भोजन जो है शैशवों के भोजन से अलग क्यों होना चाहिए, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। नवजात शिशुओं का जो भोजन है, वजन नहीं होगा, भोजन वयस्कों के भोजन से भिन्न क्यों होना चाहिए। और एक नवजात एवं बच्चों के आहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, नवजात और एक थोड़ा विकसित हो चुका बच्चा, उसके भोजन में। तो शिशुओं का आहार वयस्कों के आहार से अलग होना चाहिए क्योंकि उनकी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं, पाचन तंत्र संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बच्चों को, और जो आपके नवजात होते हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होती है। ऊर्जा की आवश्यकताओं में भी अंतर होता है और पाचन तंत्र की परिपक्वता में भी काफ़ी अंतर होता है। इसके आधार पर उनके भोजन अलग अलग होते हैं। शारीरिक रूप से शैशव जो होते हैं, नवजात होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जबकि बच्चे जो विकसित हो चुके हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल के हैं, उनका पाचन तंत्र और शारीरिक रूप से भी वो सुदृढ़ होते हैं। शिशु के आहार में आमतौर पर उनके बढ़ने और विकसित होने के साथ साथ ऐसी चीज़ों का समायोजन किया जाता है जो उन्हें संपूर्ण विकास करने में मदद कर सके। जैसे माँ का दूध, छोटे बच्चों की बात हम कर रहे हैं, नवजात बच्चों के लिए उनके भोजन में हम 0 से 6 माह की अगर आयु है तो आप माँ का दूध या फार्मूला दूध दे सकते हैं। ठोस पदार्थों का परिचय, 6 माह होने के बाद में हम दाल, दूध, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो तरल रूप में हो दे सकते हैं। बढ़ती विविधता, जैसे बच्चा 6 से 12 महीने का हो तो उसके स्वादानुसार हम पोषक तत्वों को थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर जो है तरल के रूप में उन्हें बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि बच्चे खा सकते हैं। बच्चा जब 1.5 वर्ष का हो जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए। उसे मसालेदार सब्जियां, मतलब जो मौसमी सब्जियां होती हैं, घर पर बना पोषक भोजन, विटामिन खनिजों से भरपूर भोजन, मीट, मांस, दूध, जो भी वो भोजन करता है उस तरह के भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना चाहिए। पूरे शैशव और बचपन के दौरान बच्चे के विकास की निगरानी करनी चाहिए और उचित प्रकार से उन्हें जो है स्वास्थ्य की देखभाल भी हमें करानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, मैंने किया थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, माफ़ करिएगा इसके लिए। प्रिंसिपल ऑफ, देखिए आप डेवलपमेंट देखो तो आप ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो। तो मैं विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, विद्यालय स्तर पर शिक्षा को बढ़ाने में स्कूल प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और स्कूल प्रिंसिपल जो होता है स्कूल का नेता और प्रबंधक दोनों के रूप में काम करता है। वह एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिम्मेदार होता है जो छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस सहित उनकी कई सारी समस्याओं का निवारण कर सकता है।
तो शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने में स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से हम समझ सकते हैं। पहला कि स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतियाँ बना सकता है और कार्यक्रम को विकास कर सकता है, चला सकता है। उसके अलावा संसाधनों का आवंटन, जो विद्यालय स्तर पर जो भी संसाधन हैं, चाहे वो दवाई के बारे में हो, फर्स्ट एड के बारे में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी संसाधन लगने हैं, जिनकी आवश्यकता, उनका पर्याप्त बोल सकते हैं कि उनकी व्यवस्था करना। नियुक्ति और व्यावसायिक विकास, देखिए प्रिंसिपल योग्य शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कर सकता है और जो और भी अन्य विषय के शिक्षक हैं उनको भी आवश्यक रूप से जो है शारीरिक शिक्षा के महत्व को बताते हुए उनको भी आवश्यक प्रशिक्षण दे सकता है, जिससे कि वो अपने कक्षा में बच्चों को सहयोग कर सके उनके शारीरिक देखभाल में भी। पाठ्यचर्या पर्यवेक्षण, देखिए प्रिंसिपल अच्छी तरह से संरचित पाठ्यक्रम को विकसित करने में और लागू करने में मदद कर सकता है, जिससे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के साथ सहयोग के साथ में जो है लागू किया जा सके। सुविधाएं और सुरक्षा, स्कूल को सुरक्षित बनाना और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना जो कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी स्कूल के प्रिंसिपल की। सामुदायिक जुड़ा, प्रिंसिपल को माता पिता के साथ में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आसपास के समुदाय के जो अच्छे लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनके साथ में अपना एक संपर्क रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर वो काम कर सके, मूल्यांकन कर सके। जो भी स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर जो है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना, उनका आकलन करना और उसके संबंध में काम करना भी जो है कहीं न कहीं स्कूल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है। What are the various measures for manipulating the school sanitization?